नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कक्षा 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत भाग 9 की बात करी थी, जिसमें हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके लिए हमें निकालना है वेग स्थिरांक। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे हम। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जो 12th क्लास के हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, वो इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब उत्तर में लिखेंगे, हम पॉइंट डालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसमें लिखेंगे यदि किसी अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? परिभाषा लिख लेंगे। यदि किसी अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम देखें आगे, मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, ए इसका अभिकारक है और इसमें परिवर्तन होता है तो बी और सी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या फिर यूं कहें कि बी और सी के रूप में उत्पाद बनाता है। इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको मान लेते स्मॉल ए, इसकी प्रारंभिक सांद्रता मान लेते स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स। यानी कि जो शुरू में जब यहां पर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ या अभिक्रिया कुछ भी नहीं हुई, उस समय की बात है, तो इसकी सांद्रता मान लिया हमने ए और इसकी सांद्रता मान लिया हमने स्मॉल एक्स। आगे बात करें हम, परिभाषा लिखी। परिभाषा लिखने के बाद में हम ये लिखेंगे, उसके बाद में आगे लिखेंगे हम कि माना कि कैपिटल ए अभिकारक है जो अभिक्रिया के पश्चात बी और सी उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, इतना लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे हम, माना कि क्रियाकारक कैपिटल ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए ग्राम प्रति लीटर है। टी समय पश्चात प्रारंभिक सांद्रता कितनी? स्मॉल ए ग्राम प्रति लीटर है। टी समय पश्चात एक्स ग्राम अणु बी व सी के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके बाद इतना लिखना पड़ेगा जो मैंने अभी बोला, फिर से बोल देता हूं। माना कि क्रियाकारक कैपिटल ए की सांद्रता स्मॉल ए ग्राम प्रति लीटर है। स्मॉल टी समय पश्चात स्मॉल एक्स ग्राम अणु बी व सी के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, अतः स्मॉल टी समय पश्चात कैपिटल ए की सांद्रता, कैपिटल ए यानी कि इसकी सांद्रता स्मॉल ए माइनस एक्स होगी। इसकी सांद्रता कितनी होगी? स्मॉल ए माइनस एक्स। फिर से बोल देता हूं, अतः स्मॉल टी समय पश्चात कैपिटल ए की सांद्रता स्मॉल ए माइनस एक्स होगी। इसको हम समझते इस तरह से कैसा होगा। ये हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, क्या बोला था? हमने एक चक्की की बात करी थी, उसमें हमने गेहूं डाले थे और आटा बन रहा था।
इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक यानी कि गेहूं। इधर वाले को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद यानी कि आटा। जब हम चक्की में गेहूं डालेंगे, मान लिया कि हमने शुरू में उस चक्की में गेहूं डाले 30 किलो के गेहूं डाल दिए। कितने डाले? 30 किलो। 30 किलो के गेहूं डाल दिए तो उसकी जो सांद्रता, उसकी जो मात्रा, उसको हमने किससे दर्शाया? स्मॉल ए से दर्शाया। कितना? 30 किलो, 30 किलोग्राम गेहूं। जब चक्की चालू नहीं हुई उस समय आटा नहीं मिलेगा, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा। स्मॉल टी समय के पश्चात, स्मॉल टी समय के पश्चात क्या होगा? यहाँ पर आटा बन जाएगा x। मान लो कि 30 किलोग्राम के गेहूं थे, थोड़ी देर के बाद 5 किलो आटा निकल आया, 5 किलो आटा बन गया, यानी कि 5 क्या है? 100 का माने। तो इधर गेहूं कितने बचेंगे? 5 किलो तो परिवर्तित हो गया, तो बचेंगे कितने? 25। और ये जो 25 है वो कैसे आया? 30 था पहले और 5 बन चुका है, तो 30 में से 5 को घटा दिया तो कितना बचा? 25। इतनी बात समझ में आई? ये कब की बात है? टी समय के पश्चात की बात है। तो हमने इस 30 को किससे दर्शाया था? ए से, ये ए। और ये जो 5 है इसको किससे दर्शाया था हमने? एक्स से, इसलिए हमने ए माइनस एक्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इसीलिए हमने लिखा, क्या लिखा? अतः स्मॉल टी समय पश्चात कैपिटल ए की सांद्रता ए माइनस एक्स होगी। इतनी बात क्लियर है? चलो, तो हम इसको मिटा देते हैं। समझने के लिए लिखा था हमने, इसको लिखना नहीं है, केवल समझना है। पर ये जरूर लिखना है, ये वाला और ये वाला जरूर लिखना है। इतना लिख लिया हमने। कहाँ तक लिखा? अतः कैपिटल ए, सॉरी, अतः स्मॉल टी समय पश्चात कैपिटल ए की सांद्रता ए माइनस एक्स होगी। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। अतः अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाते हैं? डी एक्स अपन डी टी समानुपाती ए माइनस एक्स। ये अभिकारक की सांद्रता है। तो अभिकारक की सांद्रता हमने अभी अभी देखा था कि ए माइनस एक्स किस तरह से आया था। प्रथम कोटि है इसलिए लगाएंगे हम इसकी घातांक में 1। द्वितीय कोटि होती तो यहाँ पे घात में लगाते तो इस तरह से। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, dx बटे dt। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह आएगा और एक आएगा नियतांक a माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इस k को इधर ही रखते हैं और इसको, ये और ये गुणे में है, गुणे वाली राशि बट्टे में आ जाएगी। तो आ जाएगा ये dx बटे a माइनस एक्स बराबर k। इसका गुणा इधर करेंगे dt, हो जाएगा इतना। उसके बाद में, इतने के बाद में हम लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन कर देंगे हम। समाकलन करने के लिए क्या करते हैं? समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। ये समाकलन का चिन्ह dx बटे a माइनस एक्स बराबर k dt, ये समाकलन का चिन्ह है। अब जिनका मैथ्स है उनको तो समाकलन करते आता है, जिनका बायो है उनके लिए बता देते हैं हम। ये नीचे वाले को पूरे को x मानेंगे। 1 बटे एक्स का समाकलन होता है log x। log x यानी कि log इस पूरे को x माना a माइनस एक्स हो जाएगा, और जिसको x माना उसका फिर से अवकलन करते हैं तो a का तो हो जाएगा, a का हो जाएगा 0, और x का x के सापेक्ष अवकलन होता है, जिसको x मानते उसका अवकलन करते हैं।
ये किया हमने समाकलन, और जिसको एक समान तो उसका करते हैं अवकलन। तो इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा -1। तो ये लगा दिया मैंने माइनस, आगे लगा दिया, इसका -1 होगा, इसलिए मैंने उसको आगे लगाया। इधर साइड के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, नियतांक है, बाहर आ जाएगा। dt यानी कि dt का होता है t प्लस c। c एक स्वेच्छ नियतांक है। स्वेच्छ नियतांक हमने कल भी बात करी थी। स्वेच्छ नियतांक क्या होता है कि अपनी मर्जी से एक नियत राशि ले लेते हैं, उसको स्वेच्छ नियतांक कहते हैं। ये जो यहां से ये जो मान आया है, इसके सामने लिखना है, इसके सामने लिखना है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्योंकि समाकलन 1/x dx बराबर log x, ऐसा सूत्र होता है। ऐसा सूत्र ऐसा अगर है तो इसका मान ऐसे आता है। इसलिए ये जो मान था वो इसके जैसा था, 1/x के रूप में। ये dx को हम आगे खसका के लिख देंगे तो 1/x के रूप में बन जाएगा ये। तो इसके जैसा हो तो उसको ऐसा लिखते हैं, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा है और इसका फिर से अवकलन किया, इसलिए इसका ये माइनस। इसको इसके सामने लिखना है और इस लाइन के नीचे लिखना है जहां के बराबर स्थिरांक, जहां के बराबर क्या हो जाएगा स्थिरांक, जहां कैपिटल C बराबर समाकलन जहां कैपिटल C बराबर समाकलन स्थिरांक या समाकलन नियतांक, इसको दे देंगे समीकरण 1। चलो इतना उतारे, इतना स्क्रीनशॉट ले लो यहां से यहां तक। उसके बाद हम आगे बढ़े। क्या लिखा, जहां C बराबर समाकलन स्थिरांक है। चलिए आगे, मैं इसको इधर से मिटाता हूं। यहां तक। अब बात करें हम आगे, इसके आगे बात करें। यदि स्मॉल t बराबर 0 हो तो x बराबर 0 होगा। x बराबर 0 होगा। कैसे होगा? t बराबर 0 हो तो x बराबर 0 कैसे होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी इस तरह से। यहाँ पे जब a मतलब जब चक्की चालू नहीं हुई उस समय आटा नहीं था, मतलब x का मान कितना था? 0 था। जैसे चक्की चालू हुई यानी कि t समय के पश्चात, शुरू में इसका मान कितना था? 30 किलोग्राम हमने माना था। तो उस समय 30 किलोग्राम चक्की चालू नहीं होगी तो 30 किलोग्राम तो 30 किलोग्राम ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होंगे गेहूं में। लेकिन जैसे ही चक्की चालू हो जाएगी तो क्या होगा? आटा निकलने लगेगा। आटा बनने लगेगा तो फिर x का मान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इधर मान बढ़ेगा 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। इधर मान घटेगा ना। इसीलिए हमने लिखा था कि जब t बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? जब हमने चक्की चालू नहीं करी थी उस समय आटा प्राप्त नहीं हो रहा था। आटा प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए हमने x बराबर 0 ले लिया। तो यानी कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं होती है, कोई सी भी अभिक्रिया हो, कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे पानी ले लिया हमने, सर पर ले लिया, आसपास रख दिया, लेकिन जब तक हम उसको मिलाएंगे नहीं तब तक अभिक्रिया शुरू नहीं होगी। और अभिक्रिया शुरू नहीं होगी तो उत्पाद भी बिल्कुल नहीं बनेगा। यदि t बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा? 0। तब समीकरण 1 से समीकरण 1 अपने पास ये रहा। समीकरण 1 क्या है अपने पास? ये रहा।
कितना है माइनस log a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स यानी कि एक्स का मान 0 रख दिया, बराबर के, और टी का मान भी कितना है 0 है, प्लस सी। तो इसको जब हल किया हमने तो माइनस का बना अपने पास माइनस का log a बराबर c। c का मान कितना आया, इसको उधर लेके इसको इधर लाए तो माइनस का log a, c का मान पुनः मतलब फिर से पुनः c का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुनः सी का मान समीकरण 1 में रखने पर इतना हल करेंगे। उसके बाद में जो सी का मान है उसको फिर से समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 ये रहा, माइनस का log a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी का मान कितना माइनस log a माइनस log a। अब इसको इधर लाएंगे हम तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस का log a माइनस एक्स, ये प्लस का रहेगा, इसको इधर लाए तो प्लस हो जाएगा log a माइनस log a माइनस एक्स बराबर के टी। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा log m माइनस log n बराबर log m बटे n होता है, ये m मान लेंगे और इसको n मान लेंगे तो क्या हो जाएगा log a बटे a माइनस एक्स बराबर के टी। यहां से यहां पे कैसा आया, इसके सामने सूत्र लिखना, इसके सामने मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि log m माइनस log n बराबर log m बटे n, ऐसा सूत्र होता है। log m यानी कि ये m का मान है और ये n का मान है, तो m बटे n आता है, तो m का मान कितना ये और n का मान कितना ये, इसलिए हमने इसको इस सूत्र के आधार पे ऐसा बदल दिया। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़े हम थोड़ा सा, इसके इतना स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़े हम। इस सूत्र को इसके सामने लिखना है। इसको दे दे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 पहले दिया था, अब दिया समीकरण नंबर 2। आगे बढ़े। इसको बोलते हैं प्राकृतिक लघु गुणक। इसी को हम दार्शनिक लघु गुणक में जब बदलते हैं तो इसके आगे कुछ संख्या का गुणा होता है, उस संख्या को आपको याद रखना पड़ेगा। कि कौन सी संख्या का गुणा करते हैं, उसके लिए नंबर याद रखेंगे आप। दो 2.303 log, इसके आधार में लिख देंगे हम 10। क्या करते हैं, ये प्राकृतिक लघु गुणक है या चरघातांकी कह सकते हैं, प्राकृतिक लघु गुणक है, इसके आधार में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे हम इसको दार्शनिक लघु गुणक में बदलते हैं तो log के आगे इस संख्या को गुणा करना पड़ेगा। 2.303 का log 10, और ये जो मान है ये तो वैसा कि वैसा रहेगा a बटे a माइनस एक्स बराबर के
टी। के टी। हमको मान किसका निकालना है? वेग स्थिरांक का। वेग स्थिरांक को हम किससे दर्शा रखा है? के से। तो के का मान निकालना है, तो उसके साथ में जो नंबर है उसको बटे में पहुंचा देंगे। तो कितना होगा? 2.303 बटे टी। लॉग आधार में कितना है? 10। और ये जो मान है a बटे a माइनस एक्स बराबर उधर कितना बचा? के। इसी को हम क्या लिखें? के बराबर, के को इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं। के बराबर 2.303 बटे टी लॉग आधार में 10 a बटे a माइनस एक्स। यही अभिष्ट व्यंजक है। यही अभिष्ट व्यंजक है। लिख सकते हैं आप, यही अभिष्ट व्यंजक है। यही अभिष्ट व्यंजक है। बोर्ड वाले 12th बोर्ड वाले यहां तक लिखेंगे। फर्स्ट ईयर वाले इससे भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। जिनके कोर्स में ये जिनके सब्जेक्ट में ये कोर्स है उनको यहां से भी आगे जाना पड़ेगा। तो आगे कहां तक जाना है, किस तरह से जाना है उसको हम देखें। बोर्ड वाले भी आगे तक लिखेंगे। अगर आगे तक का सिद्ध करने के लिए आए तो क्या करना है? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। अब हमने बीच में समीकरण 2 दिया था। समीकरण 2 को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो समीकरण 2 को कैसे लिख सकते? समीकरण 2 था अपने पास log a बटे a माइनस एक्स बराबर के टी, इस तरह से था। इसको किसी भी संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में तो प्लस हो जाता है। तो a माइनस एक्स को मैं जब ऊपर ले जाऊंगा तो उस पूरे की घात हो जाएगी माइनस की 1, और a को नीचे लाऊंगा तो उसकी भी घात हो जाएगी माइनस की 1। इसी को मैं दोनों को साथ में ऐसा लिख सकता हूं, a माइनस एक्स बटे a की घातांक माइनस 1 लिख सकता हूं मैं। इस तरह से इसको लिख सकता हूं के टी। किस तरह से लिखा आपको समझाया मैंने कि नीचे से ऊपर ले गए इसलिए इसकी घात माइनस 1 आई थी, ऊपर से नीचे लाए इसलिए इसकी भी घात माइनस 1 आई थी। माइनस 1 दोनों में समान है, इसलिए दोनों की घातांक जो है उसको बाहर निकाल लिया हमने, कॉमन निकाल लिया। इतना क्लियर है। ये जो माइनस 1 है वो आगे आ जाएगा, माइनस का log a माइनस एक्स बटे a बराबर के टी। आगे किस तरह से आ जाएगा? सूत्र आपको पता होगा। कौन सा सूत्र पता होगा? मैंने अभी इधर साइड पहले उतार दिया। मैं हमेशा इधर पहले उतारता हूं ताकि इधर से मैं इधर आऊं तो लिखा हुआ आड़ में ना हो। अब की बार उतार ले, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि उधर से उतारूंगा, उल्टा लाऊंगा। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा? चूंकि log m की घातांक n बराबर n log m ऐसा होता है सूत्र। log m की घातांक n हो तो ये जो n है वो इसके आगे आ जाता है, ये आगे आ जाता है log m, इस तरह से आ जाता है। अब
माइनस का गुणा कर देंगे हम, ऋण चिन्ह का गुणा करने पर, ऋण चिन्ह का गुणा करने पर, ऋण चिन्ह का गुणा कर देंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। log a माइनस एक्स बटे ए बराबर माइनस का के टी हो जाएगा इस तरह से। और आगे बढ़े हम, यहां से ये कैसे आया, यहां से ये कैसे आया समझ में आया होगा। जब इधर का log हटाते हैं तो सामने वाली जो संख्या होती है वो e की घात में चली जाती है। log हटाते तो यहाँ की जो संख्या है वो e की घात में चली जाती है। log अगर इधर है, इधर से log हटाएंगे तो इधर वाली संख्या e की घात में आ जाती है, इधर से हटाते हैं तो इधर वाली e की घात में आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स बटे ए इतना बचेगा क्योंकि हमने इसको हटा दिया। इसको जैसे हटाया तो सामने वाली बराबर की उधर साइड की जो संख्या होती है वो कहाँ चले जाती है, e की घात में चले जाती है। तो इस तरह से बन जाएगा। अब आगे इसका गुणा इधर हो जाएगा, a माइनस एक्स बराबर ए e की घातांक के टी। यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट संबंध है। संबंध ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो भी यही है, व्यंजक ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो भी यही है। फर्स्ट ईयर वालों को यहाँ तक हल करना चाहिए तो ही आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के लिए। अगर ये फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर फाइनल में है या नहीं है पता नहीं है, फाइनल में हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर वालों को यहाँ तक हल करना पड़ेगा। 12th वाले को पहले हमने लिखा था यही अभिष्ट व्यंजक है, वहां तक हल करना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके लिए सिद्ध करो कि यहाँ तक, तो फिर यहाँ तक हल करना पड़ेगा। खैर उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट ले लिया। आराम से उतारिए, आराम से नोट्स बनाइए, आराम से पढ़िए और आराम से सफल होइए। कोई जल्दबाजी नहीं, पर पढ़ते रहिए बस। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 4 दिन तक पुस्तक को हाथ नहीं लगाया, ऐसा काम नहीं चलेगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें। अब हमारे पास कुछ और टॉपिक बचे हैं, आप इतने टॉपिक अच्छे से पढ़ लें, आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। जो विशेषकर इस बार 12वीं में आने वाले हैं, और जो 12वीं में हैं उनका तो अभी पेपर आने वाला है कुछ दिनों के बाद। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो 11th पास आउट हुए हैं, उन लोगों को विशेष रूप से तैयारी में लगना है और लग जाना चाहिए। बहुत से बच्चे लग भी चुके हैं पहले से ही और बहुत सारा कोर्स तो पढ़ भी लिया है। पर जो बच्चे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए वो पढ़ना शुरू कर दें, अभी समय बहुत नज़दीक आ चुका है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों के पास भी ये पहुंच सके और उन्हें इसका लाभ मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।